बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से जय स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट में कई अच्छे ओपनर्स आए और उन्होंने नाम बनाया, लेकिन साबिक कप्तान सईद अनवर और आमिर सुहेल की जोड़ी को पाकिस्तान क्रिकेट के कामयाब ओपनिंग जोड़ी के तौर पर तस्वुर किया जाता रहा है। उनके बाद पाकिस्तान ओपनिंग के शोबे में क्रिकेट के हर फॉर्मेट में बेहतर जोड़ी तलाश करने के लिए कोशा ही रहा। T20 फॉर्मेट ने क्रिकेट का मिजाज तब्दील किया, मगर इस फॉर्मेट में भी कोई ऐसी जोड़ी दिखाई नहीं दी जिसको मुस्तकिल बुनियादों पर कायम रखा गया हो। साबिक कप्तान विकेट कीपर सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाए जाने और उनके टीम से बाहर होने के बाद विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान बतौर विकेट कीपर बैटर तीनों फॉर्मेट में टीम के मुस्तकिल रुकन बने और बाबर आजम को कप्तान मुकर्रर किया गया। तो T20 फॉर्मेट में बाबर आजम के साथ विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को बतौर ओपनर आजमाया गया। ये जोड़ी T20 फॉर्मेट में कामयाब तरीन ओपनिंग जोड़ी साबित हुई। मजमूई तौर पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग जोड़ी ने 51 मैचों में एक साथ इनिंग का आगाज़ किया, जहां वो 48.97 की औसत से 2400 रन बनाने में कामयाब रहे। दोनों ओपनिंग पेयर ने 8 सेंचुरी और 9 निफ सेंचुरी शराकत कायम करने का एजाज़ हासिल किया। दोनों के दरमियान सबसे बड़ी शराकत 203 रन की रही, जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ नेशनल स्टेडियम कराची में होने वाली सीरीज़ के दूसरे T20 में सितंबर 2022 में बनाई। ये T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की जानिब से किसी भी विकेट पर बनाई जाने वाली सबसे बड़ी शराकत भी है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी की सबसे बड़ी कामयाबी पहली मरतबा T20 वर्ल्ड कप में रवायती हरीफ भारत के खिलाफ फतह थी, जिसमें दोनों ने 151 रन का हदफ बिना किसी नुकसान के हासिल करके पाकिस्तान को तारीखी फतह से हमकिनार किया था। कामयाब ओपनिंग पेयर होने के बावजूद इनफरादी कारकर्दगी दिखाने और जारहाना के बजाय मोहतात बैटिंग का अंदाज साबिक कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर तनकीद का सबब बना। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम डोमेस्टिक सतह पर कभी भी बतौर ओपनिंग बैटिंग करते दिखाई नहीं दिए, लेकिन दोनों का कामयाब तजुर्बा होने की वजह से ये जोड़ी बरकरार रही। उनके मुकाबले में स्पेशलिस्ट ओपनर फ़खर जमान को नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए भेजा जाता रहा। मुश्किल कंडीशन और मजबूत टीमों के खिलाफ नाकाम होने और शिकस्त के बाद तनकीद जोर पकड़ती रही। शाहिद खान आफरीदी की सरबराही में काम करने वाली अबूरी सिलेक्शन कमेटी ने पहले अफगानिस्तान के खिलाफ सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ 2023 में साइम अयूब को बतौर ओपनर भी शामिल किया, लेकिन उस सीरीज़ में भी बाबर आजम और रिजवान ने इनिंग्स का आगाज़ किया और सीरीज़ 2-2 से बराबर रही। वर्ल्ड कप 2023 में नाकामी के बाद बाबर आजम की कप्तानी गई तो नई टीम मैनेजमेंट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ में 51 मैचों से इनिंग का आगाज़ करने वाली ओपनिंग जोड़ी को तोड़ दिया और मोहम्मद रिजवान के साथ साइम अयूब ने इनिंग्स का आगाज़ किया और बाबर आजम 1 डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आए। शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके होम ग्राउंड पर T20 सीरीज़ खेली तो उन्हें पहले 4 मुकाबलों में शिकस्त हुई। चौथे T20 में शिकस्त के बाद मोहम्मद रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो उन्होंने शिकवा किया कि उनकी और बाबर आजम की ओपनिंग जोड़ी तोड़ने का पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि बड़ा दिल करके कोच मोहम्मद हफीज़ और कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की बात मानी, लेकिन पाकिस्तानी अवाम की पसंदीदा जोड़ी टूटने से नुकसान हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें इसमें नुकसानात मैंने पहले कहा है कि नज़र आएंगी आपको। जैसे आप अगर हमारी ओपनिंग पेयर पे बात कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैनेजमेंट कप्तान की भी हमारी से बात हुई है, हफीज़ भाई की बात हुई है, मगर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे बाबर भाई का बड़ा दिल है। हम दोनों ने एग्री किया था कि कोई इशू नहीं, जब जिस तरह आप लोग चीज़ों को देखना चाहते हैं वो कर ले देख ले, क्योंकि देखिए मुश्किल ये होता है क्योंकि आप बहुत सी चीज़ों को जब तोड़ते हैं और पूरी पाकिस्तान की आवाम इसी को देखती है कि यार हमारी एक चीज़ अच्छी जा रही थी, मगर हमारे जो मेरे ख्याल से मैनेजमेंट ने भी यही देखा कि इसमें से क्या बेस्ट निकाला जा सकता है। अगर आप हफीज़ भाई की बात देख ले, शाहीन शाह की बात देख ले, ऐसा उन लोगों ने ऐसा कभी नहीं कहा कि आगे आप लोग नहीं होंगे या आगे आप ऐसी चीज़ें नहीं होगी। वो कह रहे हैं हम देख रहे हैं अगर हमें कोई बेस्ट मिल सकता है तो मिल सकता है, नहीं तो ऐसी आप लोग ऑलरेडी आप लोगों ने इतना परफॉर्म किया हुआ है तो ऑलरेडी हमारे पास आप हो, ये चीज़ें ये बात हो चुकी है। मगर बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि अब वो आप लोगों को कैसे लगता है, हमारी प्यारी कौम को कैसे लगता है कि ओपनिंग पेयर जो है ना वो चेंज हुआ है। मगर मेरे ख्याल से अगर आप उनके सवालात और जवाबात और चीज़ें देख ले तो ये बार बार कह रहे हैं कि हम एक रोटेशन पॉलिसी में है और एक फाउंड में है जो हमारे वर्ल्ड कप के लिए चीज़ों में बेस्ट हो सकता है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 में कराची किंग्स के खिलाफ कामयाबी के बाद कप्तान बाबर आजम मीडिया के सामने आए तो उनसे भी यही सवाल हुआ क्या वो पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम में
विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान के साथ ओपनिंग पेयर टूटने से नाखुश हैं और उन पर कोई दबाव तो नहीं था, जिस पर बाबर आजम ने कहा उन पर कोई दबाव नहीं था, लेकिन वो ज़ाती तौर पर वन डाउन पोजीशन पर खेलने के लिए मुतमईन नहीं थे, मगर पाकिस्तान के लिए वो वन डाउन पोजीशन पर खेले। जहाँ तक आपने बात की, मेरे लिए बड़ा प्रेशर था। यहाँ एज अ ओपनर मैं अगर खेल रहा हूँ तो मेरे पे बहुत प्रेशर है। मेरे पे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है और ना मैं इस चीज़ पे लेता हूँ। टीम डिमांडिंग थी उस टाइम, लेकिन जो देखें मैंने कोई भी चीज़ की थी वो पाकिस्तान के लिए की थी। अगर मेरे से इंडिविजुअल पूछा जाता तो मैं उस चीज़ के लिए सेटिस्फाई नहीं था कि मैं वन डाउन खेलूँ, और लेकिन पाकिस्तान के लिए जो था वो मैंने किया। और देखें, जिस आपने बात की कि मैं इन चीज़ों पे प्रेशर या उस पे, मैं कभी इस चीज़ पे होता नहीं है मुझे प्रेशर, और कोशिश करता हूँ कि अपनी गेम को और जो मेरी सर्कल है उस पर रहूँ। अब पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 का मेला इस वक्त लगा हुआ है और टूर्नामेंट अब अपने अख्ताम की जानिब गामज़न है और एक मरतबा फिर हनीफ मोहम्मद कैप पर बतौर बैटर बाबर आजम ने कब्ज़ा किया है। अपनी कारकर्दगी के साथ, पेशावर ज़ल्मी की क़यादत के साथ वो बतौर बैट्समैन इस वक्त टॉप स्कोरर है। उधर मुल्तान सुल्तान के कप्तान की हैसियत से मोहम्मद रिजवान ने अपनी टीम को पहली 2 टीमों में कामयाबी के साथ शामिल तो किया, एक बैटर की हैसियत से भी उनकी कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दिया जा सकता है। अब मुस्तकबिल में क्या एक मरतबा फिर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को ही मुख्तसर फॉर्मेट की T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की इनिंग का आगाज़ करना चाहिए? क्या इनकी ख्वाहिश को रिस्पेक्ट देनी चाहिए? क्या नौजवान खिलाड़ियों को जो कि तेज़ खेल सकते हैं उनको नंबर 3 और नंबर 4 पर खिलाना चाहिए? इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए आज अपने इस प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है अमेरिका से टेस्ट फास्ट बॉलर, वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले जलालुद्दीन को, जो कि इस वक्त वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जलालुद्दीन साहब, खुश आमदीद कहूँगा आपको। और इससे पहले भी दौरा न्यूजीलैंड के अख्ताम पर आपसे गुफ्तगू हुई थी, अब आप क्या कहेंगे? बाबर आजम ने भी कहा, उन्होंने कहा कि टीम के वसीतर मफाद में मैंने ये फ़ैसला किया। अब उनकी परफॉर्मेंस है, एक मरतबा फिर पाकिस्तान सुपर लीग में न सिर्फ उन्होंने गियर को चेंज किया है बल्कि उन्होंने हालात व वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए अपने खेल में भी तब्दीली की है। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान को इस साल वर्ल्ड T20 में पार्टिसिपेट करना है, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ खेलनी है, एक बार फिर यही बाबर और रिजवान की जोड़ी जो है इसको कंटिन्यू किया जाए? यार थैंक यू। पहली बात तो यह है कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस की जब बात करते हैं तो वो तो उसमें किसी को भी कोई शक नहीं है कि वो एक क्वालिटी प्लेयर हैं। अब जहां तक हम T20 क्रिकेट में इनकी पार्टनरशिप विद रिजवान, वो इसलिए बार बार एक जनरल ओपिनियन एक बन रही थी कि इनका स्ट्राइक रेट वो नहीं होता जो पहले 6 ओवर में होना चाहिए। उसमें होता ही है कि जब आप ओपनिंग करने आते हैं और पावर प्ले का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक आपको रिस्क फैक्टर जो है वो थोड़ा सा आपको अप्लाई करना पड़ता है, आपको थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है, जो कि बाबर आजम उसको उस लेवल पे नहीं कर रहे थे। वैसे तो वो करेक्ट खेलते हैं मगर जो रिस्क फैक्टर था वो नहीं ले रहे थे एज कम्पेयर टू रिजवान फिर भी रिस्क ले रहे थे और वो अपना स्ट्राइक रेट को मेंटेन करने की कोशिश करते थे। तो मैं समझता हूं कि ओपन और वन डाउन इज द सेम थिंग। मैं इसको समझता कि कोई बड़ी चेंज था अगर बाबर आजम वन डाउन आ रहा है। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि ये मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा फैसला था कि साइम अयूब को ओपन रिजवान के साथ कराया जा रहा था, उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। टीम को डेवलप करना होता है, हम डेवलप नहीं करते, हम या तो बहुत तारीफ कर देते हैं या निकाल देते हैं। तो इन बिटवीन वाला फेज मैं समझता हूँ साइम अयूब में वो कैपेसिटी है कि खासतौर से T20 क्रिकेट में कि वो ओपनर की स्लॉट ले सकते हैं, मगर उन्हें डेवलप करने की जरूरत है। और बाबर आजम वन डाउन पे मैं समझता हूँ बहुत आइडियल पोजीशन है उनके लिए, क्योंकि वो आगे तक यानी कि पावर प्ले के बाद बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, तो उनके लिए वन डाउन ही सही है। एक आउट ऑफ द बॉक्स भी फैसले करने होते हैं आपको टीम को आगे चलाने के लिए। तो मेरी जाती राय में यह है कि बाबर आजम वन डाउन ही खेलें, साइम अयूब को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और उसको जो कमी बेशी है उसको सही करने की जरूरत है, वो यूजफुल हो सकता है। और रिजवान ऑलरेडी अच्छा खेलते हैं ओपन में, तो उनके साथ वो जोड़ी बन सकती है। मुझसे पूछ रहे हैं, मेरी जाती राय पूछ रहे हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि ये बड़ा अच्छा पेयर सेट हो सकता है। बाबर आजम वन डाउन और साइम अयूब और रिजवान ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अपॉर्चुनिटी है तो वो मैं ख्याल है आप उसको पहले ट्राई कर लें। फिलहाल वर्ल्ड कप के लिए ये एक अच्छा आइडियल बन सकता है। अब टीम क्या सोचिए, टीम मैनेजमेंट क्या सोचिए, कोई पर्सनल इश्यूज हैं उसको तो मैं नहीं काउंट करता, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैसला अच्छा था
और वो उतना नहीं फेंकेंगे क्योंकि वहाँ कंडीशन भी डिफिकल्ट थी। आप यही प्लेयर को होम कंडीशन में खिलाते तो शायद ये वो बात भी जो रिजवान कर रहे थे कि देखें वो रिजल्ट नहीं आए, तो वो गलत भी हो सकती थी, क्योंकि उस सीरीज पे काफी डिफिकल्ट कंडीशन थी फॉर द बैट्समैन, खासतौर से उनकी बॉलिंग और पिचेज ऐसी थी। तो अगर आपने किसी को बनाना है तो उसके साथ आपको काम करना होगा। हम या तो अच्छा कराते हैं या फिर निकाल देते हैं, बीच वाला हमारे यहाँ प्रोसेस नहीं है, मैं बहुत दफा कह चुका हूँ, और ये लैक करता है टीम मैनेजमेंट की वजह से, और टीम जो बोर्ड की मैनेजमेंट है उनको समझने की जरूरत है। लेकिन जलालुद्दीन साहब, आपने तो अपने जो वज़न है पलड़े में डाल दिया है रिजवान और सायम अयूब के साथ इनिंग के पेयर को, और आप कहते हैं कि बाबर आजम जो है वो वन डाउन पर ज़्यादा बेहतर ऑप्शन थे और साबित हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो मैं आपके साथ सवाल कर रहा हूं, जो सवाल आपके सामने रख रहा हूं, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 में पेशावर ज़ल्मी के लिए बाबर आजम के साथ एक बेहतर ओपनिंग करते हुए हमें सायम अयूब दिखाई दिए हैं। दोनों की जोड़ी कामयाब रही है, पेशावर ज़ल्मी को कामयाबी दिलवाने में दोनों ने अहम किरदार अदा किया है। तो आपको नहीं लगता कि इस जोड़ी को जो पेशावर ज़ल्मी ने तजुर्बा किया है, बाबर एंड सायम, उनसे आप T20 क्रिकेट में इनिंग का आगाज़ कराएं और मोहम्मद रिजवान नंबर 3 पर खेलें? देखिए, करने को तो बहुत कुछ होता है, ये तो हम बात कर रहे हैं अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की, और जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते तो वहाँ के जो भी लवाजमात है वो डिफरेंट ही हो जाते हैं, और वहाँ पे आपको क्वालिटी बॉलिंग भी मिलती है, फील्डिंग भी मिलती है एज कम्पेयर टू लीग। तो मैं ये कहूँगा कि जो बहुत ज्यादा चेंज की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी चेंज से आप अपनी टीम बेहतर कर सकते हैं। और उसमें क्योंकि सायम अयूब पहले खेल चुके हैं, रिजवान रिस्क लेते हैं, और वो रिस्क लेने की वजह से वो पहले 6 ओवरों में खेल सकते हैं। और सायम अयूब तो है ही अटैकिंग बैट्समैन, उन्हें सूट करता है जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं T20 में ओपन करना। बाबर आजम एक कॉम्पैक्ट प्लेयर है, वो वन डाउन पे भी खेल सकते हैं, वो ओपन भी कर सकते हैं, मगर हमें अगर टीम को बैलेंस करना है और थोड़े डेप्थ लानी है बैटिंग में, तो मैं ये समझता हूं कि बाबर आजम ओपन की जगह वन डाउन आए, और फिर आगे तक, क्योंकि हमारे पास अक्सर जाके हमने देखा है कि हमारे पास जो मिडिल ऑर्डर है वहां प्रॉब्लम आती है। तो बाबर आजम को ओपन करने के बजाय वन डाउन करने से होगा कि हमारी थोड़ी सी मिडिल ऑर्डर तक थोड़ी डेप्थ आ जाएगी। और बाकी क्या टीम मैनेजमेंट सोच रही है, जो आप बात कर रहे हैं कि वो अच्छा खेल रहे थे इसमें अपना PSL में, तो ठीक है, वो तो क्वालिटी प्लेयर तो है ही। यहाँ तो बात हो रही है स्ट्राइक रेट की। अब स्ट्राइक रेट इंटरनेशनली और डोमेस्टिक में थोड़ा सा फर्क होता है, हमें उस चीज को कंसिडर करना है। मगर ये कोई शक नहीं है कि बाबर आजम एक क्वालिटी प्लेयर नहीं है, और वो अडॉप्ट करना चाहें तो वो ओपन में भी अडॉप्ट कर सकते हैं, मगर वो नहीं करते उतना अडॉप्ट जो कि उस पावर प्ले की रिक्वायरमेंट है। वो अपने आपको अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने रख रहा हूँ जलालुद्दीन, के आप क्वालिफाइड कोच हैं, जब मैनेजमेंट में तब्दीली होती है तो फिर वो अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं। जिस तरह हमने देखा डायरेक्टर क्रिकेट की हैसियत से मोहम्मद हफीज़ ने टीम में तब्दीलियां की, कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की, उनको ज़्यादा वक्त नहीं मिला, लेकिन जितना वक्त भी मिला वो तजुर्बात करते हुए दिखाई दिए। नया क्रिकेट बोर्ड है, सैयद मोहसिन रज़ा नकवी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की हैसियत से बराजमान हुए हैं, उन्होंने मैनेजमेंट को तब्दील किया है, वो फ़ॉरेन कोचेस की तरफ जाना चाहते हैं। अब बहुत सारे नाम चल रहे हैं, जब तक कोई नाम फाइनल नहीं हो जाता मैं इस पर बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो भी कोच आता है, जो भी नई टीम मैनेजमेंट आती है, डेफिनेटली वो अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर चलने की कोशिश करेगी। तो ये जो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की ख्वाहिश है, सीनियर प्लेयर हैं, परफॉर्मर हैं, आपको लगता है कि नई टीम मैनेजमेंट इनकी बात को अहमियत देगी, या वो अपने तौर पर नौजवान खिलाड़ियों के साथ जाने को जो है वो वेट देंगे? अब डिपेंड करेगा कि नई मैनेजमेंट कौन आती है। ये भी एक बड़ा होता है कि देखिए, जो लीडर होता है ना, वो तो क्रिकेट में कोच ही होता है। लीडर वो होता है जो इन्फ्लुएंस कर सके प्लेयरों को या मैनेजमेंट को, किसी को भी तो इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए उसमें। अगर वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता तो वो लीडर नहीं हो सकता। तो अब डिपेंड करेगा कौन कोच आता है और किस तरह कन्विंस करता है और उसकी क्या पॉलिसी है, ये तो उसकी अपनी थॉट होगी, जिसे हम उसकी अपनी फिलॉसफी कहते हैं, वो होगी। मगर आप क्योंकि पूछे थे मुझसे, तो मैंने बताया ये कि, और उसके रीजन ये दिए, जो बाबर आजम की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, पावर प्ले में आपको एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना होता है, क्योंकि आपके पास एडवांटेज होता है, प्लेयर सारे सर्कल में होते हैं, आप एडवांटेज करके अपना रिस्क लेके अपना स्ट्राइक रेट को और ओवरऑल टीम की रन्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने ये देखा है कि बाबर आजम उस तरह का रिस्क नहीं लेते एज कम्पेयर टू रिजवान। कमी कोई नहीं है उनमें,
मगर इस 6 ओवर की रिक्वायरमेंट है कि आप रिस्क लें। अगर वो आप नहीं ले रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा टीम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम में वो शाम अयूब में बहुत अच्छी वो उनके अंदर मौजूद है रिस्क फैक्टर लेने की, उसमें काफी हद तक कामयाब भी होते हैं। रिजवान भी रिस्क ले लेते हैं, मगर बाबर आजम इस तरह के रिस्क नहीं लेते और वो चूंकि 6 ओवर की रिक्वायरमेंट बाद में तो फिर आपके जब सर्किल खत्म हो जाता है, जिससे पावर प्ले खत्म हो जाता है, तो फिर तो आपको दूसरी तरीके से गेम खेलना होता है, उसके लिए बाबर ज्यादा सूट करते हैं। ठीक हो गया। टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन की राय आपने सुनी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग पेयर के हवाले से बाबर और रिजवान दोनों ने ही अपनी राय का इजहार किया है और दोनों का कहना यह है कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं इनिंग का आगाज़ करने के लिए, लेकिन टीम की ज़रूरत और मैनेजमेंट की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए वो पाकिस्तान क्रिकेट के वसीतर मफाद में किसी भी नंबर पर खेलने के लिए तैयार हैं। और हमारे साथ वीडियो लिंक पर अमेरिका से मौजूद हैं वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन, और ह्यूस्टन से अब टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट मुबस्सर, पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के ग्लोबल एडवाइज़र डॉक्टर काशिफ अंसारी। और अब इस ब्रेक में हम कुछ बात करना चाहेंगे। साल 2024 आईसीसी वर्ल्ड T20 का साल है और अमेरिका में इस बार ये मेला लगने जा रहा है। अमेरिका और उसके साथ कैरेबियन सरजमीन पर आईसीसी वर्ल्ड T20 के मुकाबले मुनक्किद होंगे, तो एक नया तजुर्बा है, एक नया एक्सपीरियंस है। और जून में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मुकाबला होने वाला है न्यूयॉर्क में, उसके लिए रिकॉर्ड तादाद में टिकटों की फ़रोख्त के हवाले से और रिकॉर्ड टिकट की फ़रोख्त के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। पहले जलाल, आपको मैं इस हवाले से गुफ्तगू का हिस्सा बना लेता हूँ। आप काफ़ी अरसे से अमेरिका में सुकूनत इख्तियार कर चुके हैं, उसके साथ आप अमेरिका में नौजवान क्रिकेटर्स को न सिर्फ तरबियत दे रहे हैं बल्कि आप एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान और अमेरिका में जो है वो नौजवान खिलाड़ियों की तरबियत में भी मसरूफ़ हैं। तो इस क्रिकेट वर्ल्ड कप को आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में साबिक क्रिकेटर्स और मौजूदा क्रिकेटर्स बड़ी तादाद में जाकर लीग क्रिकेट खेल रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो वर्ल्ड कप का मेला लगेगा, इससे अमेरिका में क्रिकेट के फ़रोग को किस हद तक मदद मिलेगी? जी आया, थैंक यू। क्योंकि अब क्रिकेट तो यहाँ ग्रो कर रही है और ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है यूएसए क्रिकेट के लिए जो वर्ल्ड कप उन्हें मिला है, और उससे यहाँ काफी लोग एक्साइटेड भी हैं। और खासतौर से इंडिया पाकिस्तान मैच का तो टिकट जिस तरह मेरे ख्याल 2-3 मिनट में बिक जाते हैं, वही सिलसिला जारी है। तो बिक गए टिकट, मेरा मतलब है। तो यहाँ ये एक बहुत बड़ा इवेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, जो क्रिकेट यहाँ डेवलप होनी है उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो सब यहाँ लेके यूएसए क्रिकेट और उससे रिलेटेड लोग जो भी हैं वो इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, मगर साथ साथ चैलेंजेस भी बहुत हैं यहाँ पे, क्योंकि जो मैच इंडिया पाकिस्तान का होना है वो स्टेडियम अभी तक बन ही रहा है, क्योंकि वो डिसमेंटल टाइप स्टेडियम है, ड्रॉप इन पिचेस लगेंगे इसमें आके, वहाँ काम जारी है। उसके अलावा डालस में मैच होगा और फ्लोरिडा में होंगे। तो तैयारी तो यहाँ हो रही है जोर शोर से, और काफी जो लोग हैं खासतौर से जो हमारे साउथ एशिया के लोग हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं, वही इस क्रिकेट को देखेंगे। अभी लोकल अमेरिकन तो इसको इतना नहीं देखते, मगर जाहिर है जब इतना बड़ा इवेंट होगा तो कहीं ना कहीं उन पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ेगा और रफ्ता रफ्ता क्रिकेट को जो है वो फरोग मिलेगा। तो एक बड़ा अचीवमेंट है यूएसए क्रिकेट के लिए, तो उन्हें ये वर्ल्ड कप मिला है। अच्छा, तो डॉक्टर काशिफ अंसारी, आप पेशावर ज़ल्मी के ग्लोबल एडवाइज़र भी हैं, आप कैरेबियन में जाकर रेडियो कमेंट्री भी करते हैं, क्रिकेट के ऊपर अपनी माहिराना राय भी देते हैं। तो आप इस वर्ल्ड कप को किस तरह देख रहे हैं? आप माजी में कर्टले एम्ब्रोस को, उसके साथ साइमन टॉफल को, माइकल होल्डिंग को वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान लाते रहे हैं। पाकिस्तान में जो वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर्स हैं वो आकर पाकिस्तान में अपनी यादें ताज़ा करते रहे हैं। अब क्रिकेट जो है वो अमेरिका के मैदानों पर मुनक्किद होगी। ऑन एंड ऑफ तो वहाँ पर पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर्स अब जा चुके हैं। जलालुद्दीन की तरह हमारे नए नवेले क्रिकेटर्स जो हैं अपनी क्रिकेट से अपने आप को डिसकनेक्ट करके अमेरिका में सकूनत अख्तियार करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये जो आईसीसी वर्ल्ड T20 है, इसको आप अमेरिका की क्रिकेट के तनाजुर में किस तरह देख रहे हैं? जी आया भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, और जलाल भाई को बहुत बहुत सलाम और आपको सलाम। आज क्रिकेट के हवाले से, T20 वर्ल्ड कप के हवाले से अमेरिका में बहुत जबरदस्त जोशो खरोश पाया जाता है। और जैसा कि जलाल साहब ने फरमाया कि मिनटों में टिकट पाकिस्तान हिंदुस्तान के मैच के खत्म हो गए, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी कम अज कम 5-6 साल क्रिकेट को और चाहिए। अमेरिका में जलाल भाई जैसे लोग यहाँ मौजूद हैं
और बेशुमार क्रिकेटर यहाँ पे पाकिस्तान, हिंदुस्तान के, वेस्ट इंडीज के, ऑस्ट्रेलिया के मौजूद हैं कि जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्रिकेट को फरोग देने की अपनी मुकम्मल कोशिशों में जारी हैं। अच्छा, मसला सारा स्पॉन्सरशिप का आता है, व्यूअरशिप का आता है। तो जो बड़े शहर है जहाँ पर के साउथ एशियन पॉपुलेशन है, जैसे कि डैलस है, न्यूयॉर्क है, शिकागो है, यही वो शहर है फोकस के। लेकिन फिर उस पर भी जो टिकट प्राइस है, जो मनी है, जो पैसा रुपया स्पॉन्सरशिप का इन्वॉल्व है, वो जरा सा मुश्किल हो जाएगा फाइनेंशियली कैचअप करना। गेट प्राइस है, ये वो सब चीजें जब तक के लोकल लोग क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब तक कि यहाँ की यूथ नहीं देखना शुरू करेगी क्रिकेट को जिस तरह वो फुटबॉल को देखती है, सॉकर को देखती है, आपके बेसबॉल को देखती है, उस वक्त तक क्रिकेट को कदम जमाने में मजीद वक्त दरकार होगा। लेकिन बेहतरीन स्टार्ट है ये, और ये आईसीसी का बहुत बोल्ड स्टेप है। लेकिन देखिए ना, वो भी डर डर के स्टेप लिया ना उन्होंने कि जी कुछ मैचेस यहाँ करा लेंगे, कुछ कैरेबियन में करा लेंगे, फाइनल यहाँ कर लेंगे, सेमीफाइनल वहाँ कर लेंगे। तो उनको पता है कि अभी ग्राउंड जो है वो तैयार नहीं है, अभी जमीन सतह हमवार नहीं है और वक्त थोड़ा लगेगा। जैसे कि जहाँ मैंने बताया कि जहाँ मैच होना है न्यूयॉर्क में, अभी वो ग्राउंड अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये भी एक काफी तकलीफ सूरत हाल है, क्योंकि इस वक्त उसको बिल्कुल ड्रॉप इन पिचेस के साथ तमाम चीजों के साथ तैयार होना चाहिए था। तो ये तमाम वो चीजें कि जो एक एवोल्यूशन का अमल है, जो एक तकाई अमल है जिससे क्रिकेट गुजर रही है अमेरिका की, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2-3-4 सालों के बाद मजीद मैच्योर होगी। अच्छा जलालुद्दीन, जिस तरह आप अमेरिका में नौजवान ख़वातीन और नौजवान क्रिकेटर्स को तरबियत दे रहे हैं, जो अपना एक्सपीरियंस है वो उनको मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो वर्ल्ड कप मुनक्किद होने जा रहा है अमेरिका की सरजमीन पर, ये आपके इस प्रोजेक्ट के हवाले से कितना इम्पोर्टेंट होगा? क्योंकि न सिर्फ क्रिकेट टीमें अमेरिका का रुख करेंगी बल्कि साबिक क्रिकेटर्स भी आएंगे, क्योंकि ग्राउंड के हवाले से तो एक्टिविटी होंगी, ऑफ ग्राउंड भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, एक्सपर्ट आएंगे। तो ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा? ज़ाहिर है मैं यहाँ पे क्योंकि क्रिकेट के साथ ही अटैच हूँ, और तो मैं कुछ नहीं करता, तो क्रिकेट अगर बूस्ट हो रही है बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड कप, तो उसका अल्टीमेटली जो भी उससे रेलेवेंट लोग हैं सबको बूस्ट मिलेगा, और मैं भी उसका पार्ट बनूंगा। और क्योंकि क्रिकेट अब यहाँ आनी है और क्रिकेट को आगे बढ़ना है, क्योंकि आईसीसी का डायरेक्ट बहुत इंटरेस्ट है, मगर उसके साथ साथ ये चैलेंजेस भी बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत आसानी से ये चीज़ें कर लेंगे, क्योंकि क्रिकेट अभी उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने उसको इस तरह से रिकग्नाइज नहीं किया हुआ कि वो उसको सपोर्ट करते हो। मे बी 2028 में जो यहाँ पे ओलंपिक्स हैं उसमें क्रिकेट रिकग्नाइज हो गई है, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट का रोल है वो भी इसमें आ जाएगा। तो अभी जो कुछ भी करना पड़ रहा है, जैसे काशिफ भाई ने भी कहा कि स्पॉन्सरशिप के इश्यूज हैं, मगर ये क्योंकि आईसीसी का इवेंट है तो इसमें इनको आसान है, इनको काम करना आसान है यूएसए क्रिकेट को, वरना अदरवाइज यूएसए क्रिकेट काफी बुरे हाल में है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, और कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स भी यहाँ है। अभी हमारे नए सीईओ आए थे जो कि उससे आए थे, अफगानिस्तान के थ्रू आए थे यहाँ पे, वो भी अभी रिजाइन कर गए और उनका अभी तक फैसला नहीं हुआ कि वो इस दौरान रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो चैलेंजेस भी हैं और साथ साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है यूएसए क्रिकेट को कि इसको सही से यूटिलाइज करें। जब क्रिकेट फैलेगी तो जाहिर है मेरा रोल भी उसी के हिसाब से बढ़ेगा, और हर चीज़ को यहाँ लोगों में जो खासतौर से हमारे एक्सपेट्रिएट के बच्चे हों तो बहुत ज़्यादा कीन है, और मैं यूथ पे ही ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी उससे फ़ायदा होगा डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर काशिफ अंसारी, जिस तरह आपने अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि चैलेंजेस हैं, जलालुद्दीन भी इस बात का जो है वो खुलासा कर रहे हैं, लेकिन आपकी गुफ्तगू से कहीं मुझे ऐसा जो है वो गुमान हो रहा है कि जो अमेरिका में क्रिकेट होगी, जो आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि जब तक लोकल जो बच्चे हैं वो इस खेल में दिलचस्पी नहीं लेंगे, जो लोकल आवाम है इस खेल की तरफ मुतवज्जे नहीं होगी, तब तक क्रिकेट अमेरिका में मकबूल नहीं होगी। तो क्या मैं आपकी इस गुफ्तगू का मतलब ये लूँ कि जिस तरह पाकिस्तान और भारत का मैच होता है ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में या श्रीलंका में, तो दुनिया भर से लोग जो हैं वो इन मुल्कों का रुख करते हैं, तो क्या मैं आपकी इस बात का ये मतलब लूँ कि अमेरिका में क्रिकेट तो होगी, लोग अमेरिका जाते हैं, तो इस बार वर्ल्ड कप देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग अमेरिका आएंगे? बिल्कुल, अमेरिका आएंगे वर्ल्ड कप देखने के लिए, और इस बहाने अमेरिका घूम भी लेंगे, मौसम भी अच्छा होगा, बड़े बड़े शहरों में तो फैमिलीज को लेके आएंगे। लेकिन यार भाई ये बड़ी टेम्परेरी चीजें हैं, जो जलाल भाई जैसा काम कर रहे हैं ना,
काम वो करने के हैं ग्रास रूट लेवल के ऊपर, बच्चों को, लड़के लड़कियों को क्रिकेट सिखाना और लोकल डोमेस्टिक यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं उनको क्रिकेट की जानकारी देना। मैं एक बड़े मजे की बात बताता हूँ, एक लड़के से, मतलब फुटबॉल प्लेयर जो यहाँ पे जिसको रग्बी आप लोग कहते हैं, उससे बात हो रही थी तो उन्होंने बताया मुझे कि अमेरिका में वो कोई भी स्पोर्ट जो फिजिकल नहीं है ना वो मकबूल नहीं होता। तो हर वो स्पोर्ट जो फिजिकल होता है जिसपे के जिस्मानी ताकत का मुजाहरा और अपने स्किल सेट का मुजाहरा करने का मौका मिलेगा वही स्पोर्ट कामयाब होगा। इसीलिए शायद क्रिकेट अभी तक उस यहाँ की लोकल आवाम की जड़ों तक नहीं पहुंच पाया है। तो उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है और जलाल भाई जैसे लोग और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो हिंदुस्तान पाकिस्तान से माइग्रेट होकर यहाँ आए, अकेडमी चला रहे हैं, ग्राउंड बना रहे हैं और अपने कहीं बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वक्त लगेगा। और ये बड़ा अच्छा स्टेप है ICC का कि जी अब लोकल आवाम को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, उनको बुलाया जाए, उनको सिखाया जाए, बताया जाए। T20 3.5 घंटे का गेम है, इसके लिए शायद वो बैठ जाए, वरना अमूमन 1.5 से 2 घंटे मैक्सिमम 2.5 घंटे का अटेंशन स्पैन होता है इस कौम का स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन 3.5 घंटे तक शायद वो खींच पाए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो। तो डॉक्टर काशिफ अंसारी, आप तो एक तवील अरसे से अमेरिका में मुक़ीम है, आपको लगता है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा अमेरिका में क्रिकेट मकबूल नहीं होगी, और ये जो हमारे कुछ क्रिकेटर्स अब अमेरिका में लीग क्रिकेट खेलने के लिए वहाँ पर मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा होगा अमेरिका की क्रिकेट को, या ये अभी बेबी स्टेप है? बेबी स्टेप। और ये लड़के जो आ रहे हैं ये बेचारे माली तौर पर परेशान है अपने अपने मुल्कों में, सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, हिंदुस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, यहाँ के बहुत लड़के यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं और लेकिन वो अपनी जिंदगी के सुनहरी दिनों को गुजार चुके हैं। अब वो यहाँ पर अपने टैलेंट को जरूर उसका मुजाहरा करते हैं, लेकिन वो लगन और वो चीज नहीं है कि जो 18, 19, 20 साल के बच्चे में होती है। मैं उसकी मिसाल अक्सर लोगों को देता हूँ कि जो मुत्तहिदा अरब इमारात की वो एयरलाइन है, एमिरेट्स कहते हैं, और वो शुरू होती है EK से। EK का मतलब होता है एमिरेट्स कराची। EK पहली फ्लाइट उड़ी थी दुबई से कराची के लिए शाम 6 बजे, 6:01 फ्लाइट थी, और वो अपने हमारे पायलट्स ने, हमारी टेक्नोलॉजी ने, हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर ने UAE को जहाज उड़ाना सिखाया था आज से 40 साल 40 साल पहले। ठीक है ना? तो अब यही कुछ हम यहाँ भी कर सकते हैं। जरूरत इस अमर की है, अगर सही मानों में संजीदगी से इस पे गौर किया जाए तो ICC से हट के 1-2 ममालिक को, मुझे लगता है हिंदुस्तान शायद इसमें पहल कर जाएगा कि बाकायदा अमेरिकन क्रिकेट बोर्ड को अपने अम्ब्रेला के अंडर ले और यहाँ पर क्रिकेट को फरोग देने के लिए वो चीजें करे कि जो जरूरी है, और फिर ग्रास रूट लेवल पे घुस के, क्योंकि बड़े बड़े यहाँ पे टाइकून मौजूद हैं हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के बिजनेसमैन जो इस खेल को सपोर्ट कर सकते हैं, स्कूल लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से तमाम जो रीजनल लेवल है वहां तक इसके, और सारा गेम इसके अंदर पैसे के इन्फ्लक्स का है ताकि यंग बच्चों को उसमें खेलने का मौका मिले। और हमारे लड़के जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान से आ रहे हैं, 30 साल की उम्र है, 35 साल की उम्र है, 37 साल की उम्र है, वो कोचिंग और मेंटोरशिप का रोल अदा करें। तो इस तरह से जिस तरह एमिरेट्स को हमने तैयार किया, इस तरह हम अमेरिका की क्रिकेट को भी तैयार करके दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। इसमें कैरिबियन भी बहुत आगे चल रहा है, यहाँ के लड़के बहुत आते हैं कैरिबियन के, यहाँ पे फ्लोरिडा में ट्रेनिंग देने के लिए, उन्होंने अकेडमीज के अंदर जाके सेशंस करते हैं, लेकिन टेम्परेरी है ये। जब तक ग्रास रूट लेवल पे नहीं जाएंगे, सरकार की आशीर्वाद हासिल नहीं होगी और बाकायदा एक फॉर्मल प्रपोजल के तहत नहीं जाएंगे, चीजें जो है वो बड़े एडहॉक बेसिस पे चलती रहेंगी। चीज़ें एडहॉक बेसिस पे चलती रहेंगी, लेकिन जिस तरह अभी जलालुद्दीन आप बात कर रहे थे अमेरिका में क्रिकेट के हवाले से और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर ममालिक हैं उनकी तादाद 100 से ज़्यादा हैं, एसोसिएट मेंबर मुल्कों की। अब 12 ऐसे मुल्क हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट खेलने का हक़ रखते हैं। आपको लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अमेरिका में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए पाँव फैला रही है, या आपको लगता है कि अभी सिर्फ सारी तवज्जो उनकी क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऊपर मरकूज़ है? जी नहीं, ये जो नया स्ट्रक्चर यहाँ पे 2017 से आया है वो ICC नहीं इंटरवीन करके पुराने स्ट्रक्चर को खत्म करके लोगों को बैन करके ये नया स्ट्रक्चर जो लाया वो ICC ही लेकर आया है। तो ICC का ये डायरेक्ट इंटरेस्ट है, और अब भी जो यहाँ कुछ चैलेंजेस आते हैं तो ICC उसको सपोर्ट करती है। ऐसा उनका जो इरादे दूसरे मुल्कों में इस तरह नहीं है जो यहाँ पर है। तो जो बेसिक वजह है, अगर क्रिकेट थोड़ी फ्लोरिश करे, जिसका पार्ट ये वर्ल्ड कप भी है, तो उसमें ICC ही डायरेक्ट इनको सपोर्ट कर रही है। वो चाहती है कि ये नई मंडी, क्योंकि है तो स्पोर्ट्स के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी जगह, मगर क्योंकि अभी जैसे काशिफ भाई भी कह रहे हैं, जब तक ग्रास रूट
पूरा सॉलिड डेवलप नहीं होगा, स्कूलों में क्रिकेट नहीं जाएगी, ये एक लॉन्ग टर्म पे होगा, ये अभी नहीं हो सकता। मगर उस प्रोसेस का पार्ट ये वर्ल्ड कप जरूर है। इसके अलावा यहाँ मेजर लीग भी होती है और यहाँ एक स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, 6 जोन है अभी उनकी। T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 14 से शुरू हो रही है, डोमेस्टिक क्रिकेट भी होती है, मगर उसका ओवरऑल जो स्टैंडर्ड है वो अभी उतना हाई नहीं है। दूसरे फाइनेंशियल इशू हैं, प्लेयरों को पैसे नहीं मिलते, जो यूथ है वो सारे पेरेंट्स खुद पैसे खर्च कर रहे होते हैं अपने बच्चों पे। इवन दी वुमेन्स की जो नेशनल टीम होती है वहां तक खुद पैसे खर्च कर रहे होते हैं। तो ये चीज जब तक सेटल नहीं होगी तो बच्चे यहाँ खेलने नहीं आएंगे। दूसरे यहाँ एक हद तक तो खेलते हैं जब वो यूथ वाले होते हैं, फिर यहाँ यूनिवर्सिटी शुरू हो जाती है। अगर स्कॉलरशिप वाला एलिमेंट इस यूनिवर्सिटी में नहीं आएगा तो देर तक बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते, फिर वो छोड़ जाते हैं। तो यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसमें से सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि क्रिकेट को कैसे आगे बढ़ाया जाए। यूथ में हो रही है मगर आगे जाते हैं तो गैप बन जाता है, जो लोग यूनिवर्सिटी चले जाते हैं वो छोड़ जाते हैं ज्यादातर। तो इसलिए यहाँ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी वो चाम नहीं है। जो लोग बाहर से आए हुए हैं वो उनमें से वो लोग जो वाकई प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट पे आए हुए हैं वो तो कुछ समाव या मैनेज कर रहे हैं, मगर अभी वो क्वालिफाई सारे नहीं करा उन्होंने और यूएसए टीम यानी अभी वर्ल्ड कप जो होगा उसमें वो थोड़ी खेलेंगे, उसमें से एक आध शायद जो क्वालिफाई करा हुआ होगा वो खेल सकता है। तो ये अभी टाइम लगेगा, मगर हाँ उनका एक स्ट्रेटेजिक प्लान है कि हम 2030 तक जाके हम टेस्ट स्टेटस ले लें। उसके लिए उन्होंने ये स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाया था कि जो ये प्लेयर आएंगे 3 साल में क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर हमारे लिए खेलेंगे यूएसए के लिए। टीम जाहिर है उनकी वजह से बेहतर तो हो जाएगी और वो वहां तक पुश कर देंगे कि हमें टेस्ट स्टेटस मिल जाए, बाकी फिर हम लोकल लोगों से काम चलाएंगे। तो उसके लिए एक बड़े बड़े चैलेंजेस है और सारी जो ग्रास रूट क्रिकेट है उसको ऑर्गेनाइज बन रही है, एक हब बना दिया 18 यहाँ उसमें क्रिकेट होती है बच्चों की, मगर वो एक डिसऑर्गेनाइज किस्म की है, उसमें कंपटीशन लेवल बहुत लो है, कोचिंग का स्टैंडर्ड यहाँ बहुत लो है, कोई कोच है नहीं, हर आदमी यहाँ कोच बना हुआ है, पेरेंट्स भी कोच बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें खत्म करनी हो, खास तौर से यूथ क्रिकेट में पेरेंट्स की बहुत इन्वॉल्वमेंट है जिससे क्रिकेट खराब हो रही है। हर पेरेंट अपने बच्चे को लाइन से खड़े होकर इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, जिससे कि वो जो सीखने की सलाहियत है वो भी उसकी खत्म हो जाती है, कंफ्यूज रहता है। ये चीज डिस्करेज कर रही है यहाँ पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा, मगर क्योंकि वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो यूएसए क्रिकेट भी उनके आगे बेबस है। मगर ऐसा चीज यहाँ दूसरे स्पोर्ट्स में नहीं है, बहुत बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कोचेज, कोई करीब नहीं आ सकता पेरेंट्स, मगर क्रिकेट में आपको पता है कि क्योंकि वो पैसे खर्च कर रहे हैं और अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये डिसएडवांटेज मैं समझता हूँ मेरे अपनी ऑब्जर्वेशन से कि यूथ क्रिकेट में पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से क्रिकेट खराब हो रही। बहुत शुक्रिया आपका टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन और क्रिकेट मुबस्सिर डॉक्टर काशिफ अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। अमेरिका में ये साल क्रिकेट वर्ल्ड कप का साल है। आईसीसी वर्ल्ड T20 अमेरिका की सरजमीन पर मुनक्किद होने से वहाँ क्रिकेट के फ़रोग़ के हवाले से क्या काम होगा, इस हवाले से आज हमने ये गुफ्तगू की। पाकिस्तान क्रिकेट की खबरों को यहाँ ब्रेक लगाते हुए बात करते हैं बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की। एक जानिब भारत क्रिकेट टीम ने होम ग्राउंड पर इंग्लैंड को 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में 4-1 की शिकस्त से 2-4 करके इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट चैम्पियनशिप के टेबल पर सर फहरिस्त होने का एजाज़ हासिल कर लिया, तो दूसरी जानिब दौरान न्यूजीलैंड में टेस्ट और वनडे चैम्पियन टीम ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को उनके ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज़ में 2-0 से शिकस्त देकर न्यूजीलैंड से टेबल पर दूसरी पोजीशन छीन ली और उन्हें तीसरे नंबर पर धकेल दिया है। भारत 9 टेस्ट में 6 फतह, 2 शिकस्त और 1 ड्रॉ के साथ 68.51 की औसत की बुनियाद पर पहले नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया ने 12 मैच खेलकर 8 में फतह, 3 में शिकस्त और 1 ड्रॉ के बाद 62.50 की औसत पॉइंट्स हासिल किए हुए हैं। न्यूजीलैंड का 6 टेस्ट में 3 फतह और 3 नाकामियों के साथ तीसरा नंबर है। बांग्लादेश 2 टेस्ट में 1 फतह और 1 नाकामी के बाद चौथे और पाकिस्तान 5 टेस्ट में 2 फतह और 3 नाकामियों के साथ छठे नंबर पर है। पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने तारीख में पहली मरतबा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई किया है। पाकिस्तान ने पहले मरहले में कंबोडिया को 1 गोल से शिकस्त देकर दूसरे राउंड में जगह बनाई, जहां उसका मुकाबला होम और अवे की बुनियाद पर सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और उर्दून की टीमों के साथ है। पाकिस्तान टीम को सऊदी अरब के हाथों 4 गोल से नाकामी का सामना करना पड़ा और ताजिकिस्तान ने होम ग्राउंड पर पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तान को अब 21 मार्च को इस्लामाबाद के जिना स्टेडियम में उर्दून की फ़ुटबॉल टीम से मुकाबला करना है। उर्दून की टीम 19 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेगी। 21 मार्च को होने वाले मैच के लिए पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने तरबियत का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान फुटबॉल टीम कोच स्टीफन कॉन्स्टाइन की ज़ेर निगरानी तरबियत हासिल कर रही है। फिटनेस कोच क्लाडियो और गोल कीपिंग कोच एमोस और नोमान इब्राहिम भी तरबियती कैंप का हिस्सा हैं। कौमी टीम का तरबियती कैंप आइंदा चंद रोज़ में लाहौर में जारी रहने के बाद इस्लामाबाद मुंतकिल हो जाएगा।
और पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम के तरबियती कैंप और दीगर सरगर्मियों के हवाले से इस वक्त गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम के डिफेंडर मौजूद हैं। उनसे हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम की जो परफॉर्मेंस है और पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम जो होम ग्राउंड पर एक मरतबा फिर उर्दून के साथ मैच खेलने जा रही है उसके बारे में वो क्या कहते हैं। खुशामदीद कहेंगे आपको, और किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम की तैयारियों को आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, कैंप तो कल से स्टार्ट हो चुका है। आज हमारा सेकंड सेशन था जो कि 21 तारीख को इस्लामाबाद में मैच होने वाला है। उसके लिए काफ़ी अच्छे तरीके से जो प्रॉपर कैंप स्टार्ट हुआ है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है इससे भी बेहतर कर लेंगे। अच्छा जुनैद, आप पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम के डिफेंडर हैं और अभी जो कैंप स्टार्ट हुआ है उसमें ज़्यादातर लोकल फ़ुटबॉल टीम के प्लेयर मौजूद हैं। अभी जो आपकी टीम में गैर मुल्की खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान टीम को इस बैनुल अक़वामी मैच में रिप्रेजेंट करेंगे 21 मार्च को जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में उर्दून के ख़िलाफ़, वो अभी बाद में ज्वाइन करेंगे, तो तैयारी पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? जी बिल्कुल, ज़रूरी है कि लोकल लड़कों पे ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि जैसे आपको पता है कि बाहर के जो ओवरसीज़ प्लेयर हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे लीग या क्लब्स में खेल रहे हैं। तो इसमें यह है कि उनकी एक्सपीरियंस और उनके जो लेवल है वो पहले से ही बेहतर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा काम लोकल लड़कों पे इसलिए हो रहा है ताकि वो भी उनके साथ प्रॉपर मिल के गेम खेल सकें। अच्छा जुनैद, जाते जाते ये बताइएगा कि आपने कंबोडिया को तो हरा दिया, लेकिन ताजिकिस्तान और सऊदी अरब उनका लेवल काफ़ी बेहतर है और सऊदी अरब तो वर्ल्ड कप मुकाबलों के मेन राउंड तक पहुंचा है। तो क्या सीखा आप लोगों ने, क्योंकि पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम का सऊदी फ़ुटबॉल टीम के साथ या ताजिकिस्तान के साथ बड़ा कड़ा मुकाबला है और उसमें आपको नाकामी का सामना भी करना पड़ा? जी बिल्कुल, अगर कंपेयर किया जाए तो वो काफ़ी बेहतर टीमें हैं, एशिया की टॉप जो टीमें हैं उनमें आती हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ जो कि नेक्स्ट मैचेस के लिए, और जो हमारा नेक्स्ट मैच भी है वो भी एशिया की जो टॉप टीम है, जो सेकंड टीम है इस टाइम, तो उसके साथ है। इंशाल्लाह जो पिछले मैचेस है उनमें जो कुछ मिस्टेक्स हुए हैं या फिर कुछ गलतियां हो चुकी है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह वो बेहतर करेंगे और अच्छे उसमें तरीके से इंशाल्लाह इस दफ़ा ग्राउंड में नजर आएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका जुनैद शाह, पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम के डिफेंडर। आपके लिए हमारी नई ख्वाहिशात 21 तारीख को पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम उर्दून के साथ वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मैच खेलेगी जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में। उस हवाले से टीम की तैयारियों के बारे में जुनैद गुफ्तगू कर रहे थे। अब प्रोग्राम के आखिर में बात कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की, जो इस साल जुलाई में मुनक़्क़िद होंगे। खेलों के सबसे बड़े मेले में पाकिस्तान के लिए मेडल की वाहिद उम्मीद जेवलिन थ्रो एथलीट अरशद नदीम है। अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड और पहली मरतबा वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में पाकिस्तान को मेडल दिलवाया था, लेकिन गुज़िश्ता दिनों अरशद नदीम ने जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए बताया कि उनके पास पेरिस ओलंपिक्स की तैयारी के लिए जेवलिन ही मौजूद नहीं है। वो आलमी सतह के मुकाबलों के लिए लोकल जेवलिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके बाद पहले डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड शोएब खोसा ने उन्हें जेवलिन देने का ऐलान किया और अब पंजाब के वज़ीर खेल फैसल अयूब ने अरशद नदीम से मुलाकात की और उन्हें अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोकर ने कहा, दहाइयों के बाद पाकिस्तान की ओलंपिक्स में मेडल की उम्मीद कायम हुई है। अरशद नदीम पाकिस्तान की शान है। अरशद की ट्रेनिंग के लिए जो भी वसाइल दरकार होंगे फराहम किए जाएंगे। इस मौके पर अरशद नदीम ने कहा, वज़ीर खेल पंजाब के ताउन पर मशकूर हैं और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के गोल्ड मेडल के हुसूल के लिए वो खासे पुरअज़्म है। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। माह रमज़ानुल मुबारक में स्कोर प्रोग्राम की जियो न्यूज़ पर जो औकात कार है वो तब्दील हो गए हैं। आपसे अब हमारी मुलाकात शाम 5:30 के बजाय सुबह 10:30 पर हुआ करेगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए स्कोर की पूरी टीम के साथ इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।